यात्रा जारी है। नमस्कार। सुबह सुबह आप तक फिर वही सब लेके हाजिर होने की कोशिश कर रहा हूँ जो कल से शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, और उत्तर प्रदेश में खासकर जो ओबीसी समुदाय है, पिछड़ा समुदाय है, चूँकि उनकी हलचल से इस प्रदेश की राजनीतिक हलचल में बुनियादी बदलाव आ जाता है, और बहुत लंबे समय से वो बड़ी प्रभावशाली भूमिका में है। कई बार सरकारों में रहे। ये पहला राज्य है जहाँ दलित नेत्री मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री बने, उनके पुत्र एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार लड़ाई के मुख्य पात्र हैं। तो आपको जो कथा मैं कल जहाँ से छोड़ दी थी, फिर वहीं से उसका सिरा उठाता हूँ। एक पार्टी है निषाद पार्टी, और एक है डॉक्टर संजय निषाद। बहुत ही रोचक कैरेक्टर है, और इसमें जो आप राजनीतिक कथा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये सज्जन काशीराम जी के साथ 11 साल इन्होंने काम किया। पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत लंबे समय तक लोकल प्रैक्टिस करते रहे, पॉपुलर प्रैक्टिस थी, पैसे उससे आते थे, लेकिन वो सब छोड़ के सामाजिक कार्यों में लगे। उसमें सब में जो था वो लगाया। काशीराम जी ने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, और ये सिर्फ मायावती जी तक सीमित नहीं है। मायावती जी आप ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार की, उसका प्रमुख केंद्रीय पात्र वो बन गई। लेकिन बहुत सारे लोग उस पहचान के आंदोलन, दलितों पिछड़ों के जो मसाइल हैं, जो आरक्षण से उनको एक प्रतिनिधित्व की सुविधा मिली है, जो समाज में वो संसद में, विधानसभा में, नौकरियों में भागीदारी के जरिए हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इस सब को काशीराम जी ने बहुत बड़े हिस्से में, खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगाया, और इस तरह के बहुत से पात्र पैदा किए। तो इन्होंने खुद बताया मुझे, डॉक्टर संजय निषाद ने, कल मेरी उनसे बात हो सकी, तो कि 11 साल उन्होंने भी काम किया था। इसके पहले जो एक दूसरे राजभर जो समुदाय है, उसकी जो पार्टी चलाते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, और उन्होंने भी आज से 1 साल पहले, सत्य हिंदी पर वो इंटरव्यू है, वो भी काशीराम जी के साथ 9-10 साल उन्होंने काम किया था। तो ये सब लोग उस स्कूल से निकल के अब बिखर गए हैं, और अपने अपने समुदायों को प्रतिनिधित्व करते हुए और उनको संगठित करते हुए अपनी राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण करते जा रहे हैं। मैं आज उधर से निकला हूँ। उत्तराखंड भी एक दिन देखने का मन है कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पर लगातार आपसे बातचीत जारी रहेगी। तो कल हुआ यह है कि संजय निषाद से मेरी बात हुई। पता चला कि आपको याद होगा कि एक समय जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो लोकसभा में थे वो, तो लोकसभा की उनकी सीट गोरखपुर वाली खाली हुई थी, जिसको वो अनेक बार जीते थे। 1-2 बार नहीं, 5-6 बार, 4-5 बार जीते थे। और उसके पहले उनके जो धार्मिक अग्रज और पूर्वज जो थे, महंत अवैधनाथ जी, तो खैर, तो उस सीट पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो खाली हुई और चुनाव हुआ, तो उस सीट पर योगी जी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। और ये हार जिसकी वजह से थी, वो संजय निषाद के पुत्र ही उस सीट पर लड़े थे, और समाजवादी पार्टी ने उनको सहयोग किया था, तभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ थे। और योगी जी उस चुनाव नहीं जीत पाए थे, मतलब उनका प्रत्याशी वो चुनाव हार गया था। डॉक्टर संजय निषाद का लड़का वहाँ से सांसद बना था, जो अब खुद बहुत प्रसिद्ध है, वो भी एक बड़े नेता है इस समुदाय के। लेकिन फिर क्या हुआ कि 19 में ये ताना बाना टूट गया। यहाँ अखिलेश की अदूरदर्शिता सामने आती है। 2 सीटों का मामला था, लोकसभा की सिर्फ 2 सीटों का मामला था, जो ये पिता पुत्र की और बाद में एक समुदाय की पार्टी निषादों की थी, जो उनसे मांग रहे थे। और वो 2 सीटों को देने में भी उन्होंने आनाकानी की, या जैसे कहें चालाकी दिखाने की कोशिश की, और रात में वो इन लोगों का जो भी आपस में ताना बाना था। लोकसभा की 2 सीटें आप जानते ही हैं, ज़्यादातर सीटें लोग लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारे, लेकिन ये 2 सीटें अपने एक छोटे पार्टनर को देने के लिए तैयार नहीं हुए थे।
तो जो पिछड़ी जातियों वगैरह के नेतृत्वकारी भूमिका में जो लोग हैं, उनमें भी बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसे अपने लिए ही सब कुछ रखने की जो प्रवृत्ति है और सब में न बांटने की जो प्रवृत्ति है, उसने बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नए नायकों को पैदा किया है। ये कोई बुरी बात नहीं है, नए नायक पैदा होना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नायक पैदा होना अच्छी बात है। तो संजय निषाद तब फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनका सम्मान किया और बीजेपी आज तक उनको अपने पाले में रखने में कामयाब रही है। देखिए इस बार भी उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन ये बात सिर्फ 2 सीटों तक नहीं है। जब आप किसी समुदाय की राजनीति करते हैं तो उस समुदाय के लोगों को गोलबंद करने के लिए आपको कुछ बुनियादी सवाल सामने रखने होते हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल सामने रख दिया। ये निषादों को शेड्यूल कास्ट में कहते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट के पार्ट थे और ब्यूरोक्रेटिक धोखाधड़ी से बीच के सालों में, पिछली सदी के बीच के दशकों में इन्हें पिछड़ों में ठेल दिया गया। और ये चूंकि और बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिससे इनका समुदाय जो है, इनका कहना गरीब और गरीब होता गया और जो उसके पास संसाधन थे उस पर जो उसकी पकड़ थी इस समाज में, वो सब उससे छीन गए। तो उनको बचाने के लिए ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो इनको शेड्यूल कास्ट में फिर वापस लाना चाहते हैं। ये इनके बहुत सारे तथ्य इन्होंने दिए कि 1961 में राष्ट्रपति की एक अधिसूचना है जिसके तहत इनको शेड्यूल कास्ट में लिया गया था, लेकिन बाद में ब्यूरोक्रेटिक शटलिंग से ये ओबीसी में ठेल दिए गए। वो सब मामले ये विभिन्न स्तरों पे लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अमित शाह जी से, बीजेपी से फिलहाल इस समय इस मामले में क्लियर बात हो गई है और 15 नवंबर को एक रैली ये करेंगे जिसमें अमित शाह आएंगे। इनका ये कहना कि उन्होंने वायदा किया है और उससे पहले ये फैसला हो जाएगा कि इनका जो समुदाय है निषाद, वो एससी कोटे में चला जाएगा, उसे शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल जाएगा। तो खैर ये तो देखेंगे हम लोग आने वाले दिनों में कि इनका क्या होता है। फिलहाल एक चीज़ इनके साथ हुई कि इनको जो गवर्नर का कोटा होता है सरकार में, उस कोटे से एमएलसी बना दिया गया। और जब मैं इनसे मिला तो इनके पास मिठाइयाँ, फूल और इस तरह के तमाम चीज़ें बिखरी हुई थी, यानी भीड़ बहुत आई गई थी। इनके समुदाय के लोग बहुत आए गए थे, इनके आस पड़ोस के लोग बहुत आए गए थे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि उस समय समाजवादी पार्टी के एक मंत्री भी जो इनके समुदाय के हैं, वो भी फूल वूल लेके मेरे सामने ही आए थे। तो इनसे बातचीत सुनिए। संजय निषाद आपके लिए। तो कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र एक यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब अवध प्रांत और आगरा प्रांत, ठीक। तो 2 सीटें रिजर्व हुई। तो एक पर अम्बेडकर एमएलसी बने और एक रिजर्व सीट से एमएलसी बने थे एडवोकेट रामचरण निषाद। ठीक। तो हम 1926 में ही अनुसूचित जाति 1931 की जनगणना हुई तो शेड्यूल बन गया 19 शेड्यूल कास्ट की, SC ST की। तो हम तब भी गिनती हुआ 1941 1931 में 1941 में देश आज़ाद हो गया 1947 में। पहला गणना 51 में हुआ नहीं क्योंकि सरकार नहीं थी। तो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार YK भंडारी ने सभी ऑल सेक्रेटरीज ऑफ एक्सेप्टेड जम्मू कश्मीर को छोड़कर सबको एक लेटर जारी किया कि 1931 1941 की जो जनगणना है 19 दिसंबर 1949 को लेटर भेजा कि 1941 1931 की जो जनगणना है उसमें जो शेड्यूल कास्ट की जो बैकवर्डनेस की है उसको एज इट इज मान ली जाए। ठीक। तो हमारी गिनती होती है अनुसूचित जाति। 1961 में गिनती हुई, जनगणना हुई, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया। एक मैनुअल है, सेंसस मैनुअल 1961, उसमें 66 समूह है अनुसूचित जाति, मतलब जाति नहीं है अनुसूचित कोई, समूह है, लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन। तो लेदरमैन के जितने भी सब कास्ट हैं, मतलब वो सरनेम है, उन्हें लेदरमैन का मिलता है, चाहे अहिरवार, गहरवार, मुची, अहिरवार, जब भी तो दोहरे रील कुछ भी लिखे उसे, चाहे टाइटल लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन उसे SC का प्रमाण पत्र जाटव का मिल जाता है, लेदरमैन का, चमार का। तो भी जो वाशरमैन है उसे कन्नौजिया, भरत ठाकुर भी लिखा, रजक लिखा है, बट इशू द सर्टिफिकेट इजीली धोबी। पासवान है तो वो चाहे पासवान लिखा है चाहे
रावत लिखा है, चाहे वर्मा लिखा है, चाहे रघुवंश ठाकुर लिखा है, चाहे कुछ लिखा है, उसे फांसी का सर्टिफिकेट मिला। बट मझवार का प्रयागराजी केवट मल्लाह उसके सिन्नों से 51 नंबर पर मझवार है, तो उसमें लिखा था कि उन्हें गिनती करो। तो 1961 में मेरी गिनती हुई 70 लाख, मझवार 70 लाख थे। 2000 हाँ यूपी में उसमें अनुसूचित जात की सूची बनी तो 1961 से गिनती हुई कि कौन सी 66 समूह है, कितने जाटव हैं, कितने डेजरमैन है, कितने वासरमैन है, कितने फिशरमैन है, वासी, वो 66 समूह की गिनती हमेशा होती है। तो हम 1961 में 70 लाख गिने गए। ये 1992 तक ये लोग गिनती होती थी मझवार में और इन्हें अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था। इनकी कोई जमीन खरीदता था तो परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन इनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था कि जिन्हें राजनीति बता दे किसे क्या फायदा क्या नहीं है। तो इनके ऊपर 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था कि ये जाति है। जैसे स्टीफन सांसद था तो उसने कहा कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है और बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये सब बदमाश जातियाँ हैं, फिशरमैन कुछ सारे जनजात अपराधी घोषित कर, तो इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया एज मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म लेते ही अपराधी हो गए। तो जेल बन गई, महिलाओं को उसमें बच्चा पैदा करना पड़ा क्योंकि अपराधी पैदा होगा। तो 1947 में देश आज़ाद हो गया। अब 1952 में तक हम 31 अगस्त 1952 तक हम काले कानून से अपराधी घोषित थे, तो लेने नहीं गए। तो पहला चुनाव हमारे लोगों को, पुरखों को जेल में बंद करके हुआ है। तो जब हम पहले ही प्रतिनिधित्वहीन हो गए तो ये जितनी भी संगति कर लिया, लूट लिया 31 अगस्त 1952 को, क्योंकि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में ये क्रिमिनल कास्ट नहीं प्रभावित था। तो वहाँ 8 सांसद हमारे जीत के आए थे चंद्रिका राम निषाद के साथ। उन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया और फिर रात में 10,000 लोग उस जमाने में बैठे थे, क्रिमिनल कास्ट के लोग, पार्लियामेंट के सामने 11 बजे रात को। तब जाके वो एक्ट हटा, तो उसका नाम आया डीनोटिफाइड ट्राइब्स। एक तो अंथा सेमेनंगार कमेटी बनाई 1949-50 में पटेल ने, कि उनके कुर्मी भी इसमें था। तो इसीलिए पटेल जो है प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किए। भाई अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, क्या हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके बाप ने कहा था होम मिनिस्टर बनना, जिससे ये काला कानून हट जाए। उस लाइन की वजह से पटेल नहीं बने। तो पटेल ने एक कमेटी बनाई, अंथा सेमेनंगार क्रिमिनल एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उसमें लिखा कि भाई इनकी दशा तो SC/ST से भी खराब है। तो 1961 के जनगणना के मुताबिक हम SC में हैं। और मेरा कहना यह है कि सबके इंटाइटल पुकारू नाम को मिलता है, तो मझवार के पुकारू नाम को क्यों नहीं मिलेगा? यह है। हमारे पुकारू नाम को 1992 में पिछड़ी में डाल दिया इन लोगों ने। अब कह दिया डाल के, और इन्होंने पिछड़े में हो गए तो जमीन की रजिस्ट्री होने लगी। तो नदियों के किनारे सब शहर हैं, बड़े बड़े जमीन चाहिए थी। तब तक इनका जन्म हो गया था हाथी साइकिल का। अब इनके सब नेता हो गए तो जमीनें चाहिए। भाई शहरों में तो कुछ था नहीं इनका, अब शहर में बसने लगे, इनकी जमीन चाहिए थी, अब टाइटल हो गए, दिखने लगे, अब रोड पर आ गए। तो मेरा कहने मतलब 1992 से पहले अनुसूचित का प्रमाण पत्र मिलता था, जिनको उनको रोक दिया। मझवार नहीं बन रहा, न तुरैया बन रहा, उनकी चूंकि इसको पिछड़ी में डाल दिया, कह रहे सर तुम पिछड़ी में हो। तो जैसे ही फार्म भरते कहते तुम पिछड़ी में हो, तुम नहीं मिलेगा। तो वही मैंने अमित शाह जी से कहा कि भाई आप विसंगति दूर करने के लिए हो, तो जो पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने फाइल गायब करा दी थी कि किसमें इस जो नोटिफिकेशन था, तो हमारे पास तो नकल मिल गया था, नकल ले लिया, लेकिन ऑफिस से सेंट्रल से गायब करा दिया था। वहाँ से आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, वहाँ रखा जाता था, फाइल होती है। तो RTI में हम लोगों ने मांगा तो मिल गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। जब मुकदमा लिखा दिया तो अमित शाह जी ने कहा यार तुम बहुत बड़ा काम करते हो, मंत्री के खिलाफ मुकदमा लिखा देते हो। हमने कहा अमित साहब समाज का मामला है, ऐसा है, कैसे नहीं होगा? तो मेरा कहना है हमारे समाज का कि राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन लिखा उसके अनुसार हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कोई टाइटल लगा दे, मझवार दे जैसे उनको दिया जाए, हमारा नाम पिछड़ी से निकाल दिया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब राष्ट्रपति ने एक बार लिख दिया कि केवट मल्लाह अनुसूचित है, तो बिना पार्लियामेंट में डिबेट के हमारा नाम पिछड़ी में डालना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मेरा मामला है। और ये देश को आज़ाद कराने वाले हैं, नहीं कागज है तो बनवाओ, तो इनाम तो दो इन्हें, है कि नहीं? एक तो अच्छी आबादी है इनकी और इनकी दशा खराब है। पहला तो ये मामला। अभी कितनी आबादी है? चूंकि जातिगत जनगणना तो हो नहीं रही है। 1931 की जनगणना जो हुई थी उसके हिसाब से
उत्तर प्रदेश में 27 उपजातियों में बटे हैं। ये वो 17 पिछड़ी जात में जो होता है उसमें 15 नाम मछुआरों का। तो ये सारी उपजाति अगर मिला दी जाए इनकी तो वो लगभग 18% के आसपास आते हैं। केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, सुरैया, कुटवट, चाई, लोधी, किसान, ये सब लोधी आप वाले में आएंगे। कहार भी ना लोधी राजपूत है। अब कल्याण सिंह संधि थे मनोहर लाल के सके, मनोहर लाल निषाद। उन्होंने लोधी निषाद एकता मंच बनाया था कल्याण सिंह ने और समृद्धि ने। तो इसके ये हमारी इतनी बिखरी कम्युनिटी है, उसके लिए मैंने 13 किताब लिखा। और उनके निषाद राज का किला एक है इलाहाबाद में, उस किले पर इनको ले जाए, भैया आप लोग अलग अलग रहोगे तो फिर खत्म हो जाओगे। ये जाति को परहेज करो। जो तुम जाति लिखते हो ये तुम्हारी टाइटिल है का वर्क करने का। नाय खेने वाले खेवा खाए, मछली मारने वाले मल्ला, ऊपर सुनाने गुड़िया है, तो खींचने वाले माझी का। तो अलग अलग ड्यूटी जो होती है वो है, वो सब नेम है, न कि वो तुम्हारी जाति है। जाति तो तुम्हारी वो मझवार है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जाति है। तो किसी भी दोहरे से, कुरील से या तरह मोची से पूछो तुम्हारी जाति क्या, तो कहता नहीं हमारी जाति चमारा है, हमारी जाति वो टाइटिल है। तो हमारे लोगों को ये रटवा दिया कि तुम्हारी जाति है। क्योंकि जाति में जब पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र मिलने लगा तो ये अपनी को उसको जाति मान लिया। उससे पहले टाइटिल था, सहानी, केवट, मल्ला, सब टाइटिल था, जाति थी। तो हम चाहते हैं कि वो एज पर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा मछुआर का प्रमाण पत्र मिले, जो ऑलरेडी राष्ट्रपति ने संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। तो क्या आप जातिवार जनगणना का समर्थन करते हैं इस मांग का? से होना चाहिए सबको, सबकी जातियों को अपने हिसाब से। कोई कहता हम 20%, हम कहते हैं 18% संख्या, तो ये कम से कम रोक लग जाएगा ना कि असली में गणना हो जाएगी। तो एक और सवाल, चूंकि बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है इंडस्ट्री का, सरकारी इंडस्ट्री भी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं, नौकरियां बचेंगी नहीं, तो एक और मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन ले जाए। हम नौकरी के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए मांग रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। जैसे आज दलित जाटो या नेदरमैन के बेटे को कोई नेता नहीं सुरक्षा देता है, उसे कानून सुरक्षा देता है। ओके। तो मैं चाहता हूँ इन कम्युनिटीज को कानून से सुरक्षा मिले। बाकी नौकरी तो मिलेगी मिलेगी जब उसका नेता रहेगा संविधान में। भाई हम जब पार्लियामेंट में रहेगा, उसके लोग जीत के आएंगे, MP MLA राज्यसभा विधानसभा जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने लोगों को दिलाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए हमारी लड़ाई है कि संविधान से सुरक्षा हो, नैतिक नेता से। तो अमित शाह जी ने वादा किया है कि इसको भारतीय बदलेंगे। जनता पार्टी ने इसमें, उनका तो एजेंडा रहा है ना, हमारा मुद्दा है बट एजेंडा रहा माननीय योगी आदित्यनाथ को। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं पेशे चिकित्सक था, उससे पहले मेरी आवाज सदन उठाते थे इनके मिलना चाहिए। मैं जब 7 जून 2015 में सपा के सरकार थी, मैं रेल आंदोलन किया, एक भाई मेरा मारा गया, 302 मुजरिम फर्जी बना दिया। मेरे साथ योगी जी खड़े थे, मतलब कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देकर नीचे कि नहीं इनको अनुसूचित मिले, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो हम ऑलरेडी उनका जो मुद्दा है, उनका एजेंडा है, वो हम मुद्दा है। तो वो अपने एजेंडे को लागू करने मछुआ विजन जो है, क्या दिक्कत है? हम कहते हैं कि रोजी रोटी किसी ने छीन लिया हो और उसको वापस करना तो कोई बहुत खून का काम है ना। 2007 में बसपा की सरकार आई तो आरक्षण रोकी और वर्ग 3 की एक जमीन होती है, श्रेणी 1, 2, 3, 4, तो श्रेणी 3 और 4 हमारे लोग थे। तो श्रेणी 3 और 4 की जमीन छीन ली और इसको ग्राम सभा में डाल दी। ये बताए किसी तालघाट नदी किसी उसी से रोजी रोटी चल रही हो, खा पी रहे हो कई मतलब सदियों से, और उसे किसी छीन लिया जाए तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो वो वापस हो जाए, ये मेरा मांग है। दूसरा, हम इन लड़ाई के लिए सैकड़ों लोगों जेल करा दिया पिछली सरकारों ने, राजनीतिक मुकदमे लिखे हैं। तो वो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उनको मुकदमे वापस हो जाने चाहिए। सब राजनीतिक मुकदमे हैं, कोई अपराधी तो है नहीं। पिछली सरकारों ने दस्ता बस लगाया। तो 15 नवंबर को आप उम्मीद करते हैं कि अमित शाह आएंगे आपकी रैली में? निश्चित रूप से वादा हुआ है कि भाई हम लोग मिलजुल के काम करेंगे जीत के लिए, हम लोगों के लिए। हमेशा हमारी एक प्रस्तावित रैली होती है, तो एक ऐतिहासिक एकजुटता का परिचय हमारा समाज देता है कि हम केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम अलग अलग नहीं है। और हम नेता के साथ नहीं है, पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी हमारा टोपी झंडा लेके लड़ाई हमारे सदन में लड़ेगी। तो उस पार्टी के साथ अगर एक हमारे लोग हैं, जितने लोग, तो अगर हम अलायंस में हैं तो आप एक बार आएँ और इनको आशीर्वाद दें। और एक जो इनके मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना इनको मत्स्य मंत्रालय बना दिए हैं,
आप निषाद राज के किले पर आप 10 ईंटा किसी ने रखा, हजारों करोड़ रुपया दे के उसे विकसित कराए। निषाद राज अवदान का मूर्ति लग रही है और उसे पर्यटक स्थल घोषित कराए। ये सब चीज़ें हैं। अभी आप आरक्षण मुद्दा हल कर रहे हैं और इनको जो भी तालघाट नदी वापस कर रहे हैं, तो ये सारे तो कुछ एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि आरक्षण वाले तो क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने बताया ना कि वही वहाँ विभागों में पिछली सरकारों के हाथी पड़े हुए हैं 90%, मैंने उसे बताया। और वो सबका दिमाग खराब किए रहते हैं, अधिकारी गुमराह करते रहते हैं। इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। हम तो राष्ट्रपति के लिखे हुए चीज़ को इम्प्लीमेंट, हम कोई मांग तो रहे नहीं है। राष्ट्रपति का पन्ना लिखा, आप दस्तखत करके शासन दे दीजिए। मझवार का जैसे चमार का गया हुआ है कि भैया वो किसी टाइटल का लगा के मिलेगा, लिख कर दे दीजिए मझवार का। चूंकि आपको कुछ करना नहीं, तो राष्ट्रपति वो तो संविधान में लिखा हुआ है ना। आपको अपने अधिकारियों से कहना है भाई बना देंगे। अब पिछड़ी में डालना हो तो गलत है ना। आप पिछड़ी में से हमें निकाल दीजिए। हम है ही नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफॉल्ट है ना, मतलब अधिकारियों ने डिफॉल्ट किया। तो ये मतलब एक ऑफिशियल त्रुटि है जिसे सुधार दीजिए। मतलब ये कहना शामिल करना हम ऑलरेडी शामिल हैं, गलत है। ठीक है ना, हम शामिल हैं। ये पिछली सरकारों ने लेकुना लगा के शासनादेश जारी कर रखा, वो वैसे करते ही हैं अधिकारी कि जाए कोर्ट में स्टे हो जाए। तो इस बार ऐसा ना हो, खाली सीधे इतना लिखा जाए जो राष्ट्रपति ने लिखा वो लागू हो जाए, उनमें कुछ मत छोड़ा। तो व्यक्तिगत तौर पर आपका अगला कदम क्या, भविष्य में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं? नहीं, हम लोग पद प्रतिष्ठा वाले तो हैं, हम लोग तो पब्लिक के अपने काम करने वाले हैं और उनका काम हो रहा है, इसलिए खुशी इस बात की है। कोई पहले नेता सुनने के लिए तैयार नहीं रहता था। रिजल्ट विशंबर जी को एक बार ज्ञापन दे दिया, बहन जी ने मंत्रालय छीन लिया, पैदल कर दिया। तो जहाँ इतनी छूट नहीं थी कि अपने समाज के वोट के नाम पर मंत्री बने हों और उनके अपने समाज के सुनने की छूट नहीं हो जिन पार्टियों में, और उन्हें हटा के पैदल कर दिया जाता हो। और आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार बैठ के एक साथ इस समस्याओं के समाधान के लिए पहलू पर विचार विमर्श करती है, तो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से मैं उसी में खुशी है कि कम से कम हम वकील हैं, वकालत कर रहे हैं और जैसे जजमेंट कर रहे हैं वो हमारी बात सुन रहा है और निश्चित रूप से एक संवैधानिक तरीके से निर्णय लिया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।